बार? हाँ, 800 रुपये। न्यू एडमिशंस कौन से थे? ओएमसी किसने स्टार्टिंग से नहीं किया हुआ? आपने नहीं किया? आपने लेक्चर्स देखे फिर जो ऐप पे अपलोडेड हैं? कितने टोटल हो गए? हाँ, टोटल वैसे लेक्चर्स टोटल कितने हैं? आपके कितने हो गए? देखा तो वेट्स नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स देखे? आपने देखे? देखिए, तो इस संडे तक कंप्लीट कर लेना उसको, ठीक है? बिकॉज देखो ओएमसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम 30 मार्क्स का आता है। 25 to 30 मार्क्स मिनिमम आता है हर बार एग्जाम। तो जैसे फिजिकल में क्वांटम और कोऑर्डिनेशन, और इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन और ओएमसी 30 मार्क्स का है, ठीक है? तो कोई और चैप्टर होगा तो मैं बार बार इतना नाम बोलती हूँ आपको कि बार बार रिवाइज करो, पिछला बार बार देखो, पर मैं हर क्लास में आपको ये इसीलिए बोल रही हूँ बार बार चीज, बिकॉज यही आपका स्कोर बढ़ाता है ओएमसी, ठीक है? जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग से लेक्चर्स लगाए हैं और हर मतलब एवरी लेक्चर बार बार रिवाइज भी किया है, अगर वो क्लास में बैठ के कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनका सॉल्व हो जाता है, एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो। सिर्फ कुछ लिगेंड्स की नॉलेज चाहिए, बाकी सारा एड सब्ट्रैक्ट का ही खेल है इसमें, ठीक है? बट अगर आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स नहीं आएंगे तो फिर बाद में हर लेक्चर में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। ओके, सो इसलिए बोल रही हूँ कि कैसे भी थोड़ा सा ज्यादा जाग के एक दिन में सारा ओएमसी 1-2 दिन तक, एटलीस्ट संडे तक कंप्लीट कर लो, ठीक है? और बाकी स्टूडेंट्स ने रिवाइज किया जो लगा रहे हैं स्टार्टिंग से? किया रिवाइज? चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, मेटल कार्बोनिल्स। write down metal carbonyls can be, metal carbonyls can be of two types. Metal carbonyls can be of two types: homoleptic metal carbonyls and heteroleptic metal carbonyls. Heteroleptic, heteroleptic metal carbonyls. Metal carbonyls क्या हो गए? क्या होंगे मेटल कार्बोनिल्स? जिसमें मेटल का बॉन्ड कार्बोनिल लिगेंड के साथ प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये जो मेटल कार्बोनिल्स है होमोलेप्टिक, लेप्टिक ये जो वर्ड होता है दैट स्टैंड्स फॉर लिगेंड, ठीक है? अगर हम बोल रहे हैं होमोलेप्टिक, इसका मतलब होमो मींस वन, है ना? तो इसमें जितने भी लिगेंड प्रेजेंट होंगे वो सारे सेम टाइप के होंगे। और अगर हम बोल रहे हैं मेटल कार्बोनिल्स तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि होमोलेप्टिक का मतलब उसमें मेटल के साथ जितने भी लिगेंड्स अटैच्ड होंगे वो सारे कार्बोनिल्स हो जाएंगे। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास वो मेटल कार्बोनिल्स जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। आप चेक करो कि क्या ये मेटल कार्बोनिल्स 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। ये दो मैंगनीज नहीं करेगा।
करते हैं, बोथ ऑफ देम दे फॉलो 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है। हेटेरोलेप्टिक मींस, हेटेरो मींस डिफरेंट। क्या हुआ सिमरन? मैम सही कर दो एक बार। सही क्या हुआ इसको? रोटेट हुई हुई है। अच्छा एक सेकंड, अभी ठीक है? यस मैम। सो हेटेरोलेप्टिक का मतलब क्या हो जाएगा? हेटेरो मींस डिफरेंट, तो जिसमें कार्बोनिल के साथ साथ कोई और डिफरेंट लिगेंड भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और मेटल कार्बोनाइलेट्स का मतलब क्या हो जाएगा? किसी भी वर्ड के पीछे हम कार्बोनाइलेट 8 वर्ड का यूज करते हैं, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, है ना, तब यूज करते हैं एसीटेट जब उस पे नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो जैसे अगर मेटल कार्बोनिल का जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जैसे इसमें हमारे पास मैंगनीज मेटल प्रेजेंट है अलोंग विद नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम क्या बोल देंगे? मेटल कार्बोनाइलेट। ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। देखो, अगर हम कोई एक सिंपल लिगेंड की बात करें, जैसे कि हमारे पास अमोनिया प्रेजेंट है, तो अमोनिया के में डोनर एटम कौन सा होता है? नाइट्रोजन। व्हाई? बिकॉज़ नाइट्रोजन हैज अ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन इट, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जैसे अगर मैं मैंगनीज की बात करूं, ठीक है, या फिर जैसे हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इट इज 3d5 4s1, राइट। आयरन की बात करें, दैट इज 3d6 4s2। तो जब हमारे पास आयरन की ऑर्बिटल्स को अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो हमारे पास दिस इज योर 3d दैट कंटेन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स, 4s में 2, एंड ये जो 4p है ये वेकेंट है। तो ट्रांजिशन मेटल्स में हम तीन तरह की ऑर्बिटल्स ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। एक ऐसी ऑर्बिटल प्रेजेंट है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ऐसी ऑर्बिटल प्रेजेंट है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है, और ऐसे ऑर्बिटल्स भी हैं व्हिच कंटेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो मेरा ट्रांजिशन मेटल है, यहाँ पे मैं यहाँ क्लियरली दो ऑर्बिटल्स को ड्रॉ कर सकती हूँ। वन ऑर्बिटल व्हिच कंटेन्स नो इलेक्ट्रॉन, दैट इज एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, या कोई भी एम्प्टी, जैसे इसमें एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर हम इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयर कर दें, यहाँ पे 6 थे, ये इधर हो जाएंगे, और साथ में ये वाले ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, यही होता है पेयरिंग में, है ना। तो हमारे पास हमें एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी मिल जाएगा। जितने भी मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कार्बोनिल लिगेंड, अभी तो मैंने अमोनिया ड्रॉ किया यहाँ पे, पर अगर मैं कार्बोनिल की बात करूं तो कार्बोनिल इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। एंड आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है वो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस को फेवर करता है। तो कार्बोनिल की प्रेजेंस में, विच इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर अप हो जाएंगे, क्योंकि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनना है, ठीक है। तो हमें एक एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, दिस इज योर एम्प्टी ऑर्बिटल, आइदर इट विल बी p ऑर्बिटल अगर लो स्पिन नहीं बन रहा, तो आइदर इट विल बी d ऑर्बिटल अगर लो स्पिन बन रहा है, तो हम वो कंडीशन लेके चल रहे हैं कि कोई भी हो पर d ऑर्बिटल एम्प्टी प्रेजेंट होगा ही होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? और दूसरे हमारे पास ऐसे ऑर्बिटल्स होंगे जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट होगा, है ना। तो हमारे पास अमोनिया कैसा लिगेंड है? अमोनिया के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, हमें क्या पढ़ना है? बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, ठीक है, कि मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड कैसे बनता है, उसको पढ़ने से पहले हम एक बेसिक, या उसको कह लो कि हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि कार्बोनिल अलग से क्यों पढ़ा जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने एक सिंपल लिगेंड लिया अमोनिया, इसको अगर हम देखें तो इसका लोन पेयर मेटल की वेकेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, उसकी वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, है ना। नाउ दिस इज अ सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो
तो फर्स्ट बॉन्ड विच विल बी फॉर्म्ड इज सिग्मा बॉन्ड। अब इसमें हमारे पास जो लिगेंड है उसके पास क्या कोई वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है? जैसे लेट सपोज हम अमोनिया की जगह यहाँ पे फॉस्फीन कर देते हैं, ठीक है, तो वो भी सेम ही है। फॉस्फोरस के पास क्या है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसका काम भी क्या रहेगा? जैसे नाइट्रोजन मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, फॉस्फोरस भी मेटल को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो क्या फॉस्फीन में फॉस्फोरस के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है? यस, इट हैज वेकेंट 3d ऑर्बिटल्स। जो हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं उनमें they have which orbitals? one is 2s 2p, finish, है ना। सेकंड पीरियड का मतलब n is equals to 2 and if n is 2 तो there is only two subshells present, 2s and 2p, nothing else, है ना। बट जैसे हम थर्ड पीरियड पे आते हैं तो उसके पास 3s होगा, 3p होगा, उसके बाद 3d भी होगा, है ना। है पर चाहे वो वेकेंट है, जैसे फॉस्फोरस इज 3s2 3p 3, है ना। फॉस्फोरस की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3s2 3p 3, तो उसके पास 3d वेकेंट पड़ा है ना। तो क्या कर सकता है वो? अपने ये जो मेटल के लोन पेयर्स हैं वो उसके वेकेंट ऑर्बिटल्स में जा सकते हैं, फॉस्फोरस के, जिसके पास खाली d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। क्लियर हुआ? पर क्या नाइट्रोजन के पास यहाँ कोई वेकेंट ऑर्बिटल है? नहीं, it has only 2s, it has only 2p which are involved in bond formation, है ना। हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन के बाकी एक लोन पेयर बचा, है ना। तो फिर इसका मतलब इसके पास तो कोई ऑर्बिटल नहीं हुआ, तो मेटल और अमोनिया के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बन सकता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया? अब कार्बोनिल्स के केस में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है? अगर हम यहाँ पे कार्बोनिल ड्रॉ करते हैं तो कार्बोनिल में डोनर एटम कौन सा होता है? कार्बोनिल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कार्बन पे भी लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर होगा, बीच में 3 बॉन्ड्स होंगे, कार्बन विल हैव अ नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज। तो डोनर एटम इन कार्बोनिल इज नॉट ऑक्सीजन, इट इज कार्बन ऑलवेज। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? कार्बोनिल का कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, पहला स्टेप सेम सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है? मेटल के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, ये यहाँ डोनेट कर सकता है। हर ट्रांजिशन मेटल की एबिलिटी होती है कि वो वापस से इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड को दे। पहले तो उसने एक्सेप्ट किया लिगेंड से, है ना, पर सेकेंड टाइम हर ट्रांजिशन मेटल की एबिलिटी होती है कि वापस से इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड को दे सके। बट फिर वो बाद में लिगेंड पे डिपेंड करता है कि उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेबिलिटी है या नहीं इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। जैसे अमोनिया के पास नहीं थी, बिकॉज अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं थे। कार्बोनिल में कार्बन के पास होंगे कोई वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट? Which ones? दीपिका आपको तो पता होगा, है ना, कौन से? पाई स्टार। देखो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन भी सेकंड फैमिली को बिलोंग करता है ना, उसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते ना डी ऑर्बिटल्स। तो जैसे नाइट्रोजन था वैसे कार्बन है, कार्बन के पास भी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं है। पर अमोनिया और कार्बोनिल में डिफरेंस क्या है? अमोनिया में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, राइट, और कार्बोनिल्स में सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। जिस भी कॉम्प्लेक्स में अगर हम बोल रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन का मैं हमेशा आपको एग्जांपल करवाती हूँ, H2 का मतलब क्या है? उसकी सिग्मा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसका सिग्मा स्टार वेकेंट होगा। अगर किसी में पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो उसका पाई स्टार वेकेंट होगा, तभी बॉन्ड बन सकता है ना। जिन्होंने क्लास नहीं अटेंड की थी यहाँ से एक बार देख लो, आपने ये पढ़ा होगा ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम H2 का, पढ़ा है सबने? तो यहाँ पे H2 का बॉन्ड कैसे बनता है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग वेकेंट होती है। तो हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 1। ये क्यों आया 1? क्योंकि इसका बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एंटी बॉन्डिंग खाली था। अगर जैसे ही मैं एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दूं, क्या इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 रह सकता है? नहीं, क्या हो जाएगा? 0। वो 0 क्यों होगा? क्योंकि बॉन्डिंग भी फिल्ड है, एंटी बॉन्डिंग भी फिल्ड है। तो अगर हम बोल रहे हैं A और B दो एटम्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इट डेफिनेटली मींस कि उसकी बॉन्डिंग फिल्ड है और उसकी एंटी बॉन्डिंग इज व्हाट?
It is also a molecular orbital that can contain electrons. Yes or no? जैसे ही इसकी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार में मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करूंगी, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होना स्टार्ट हो जाएगा. एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5, आधा बॉन्ड रह जाएगा. 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा. तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दे आर नथिंग बट सिंपली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दैट कैन हैव इलेक्ट्रॉन्स, है ना. तो अगर मैंने कार्बोनिल की बात की तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा भी है और पाई बॉन्ड भी है. सिग्मा और पाई बॉन्ड की एनर्जी ऐसे होती है, सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर पाई बॉन्ड की आती है, फिर डेल्टा बॉन्ड की आती है, फिर उसके बाद एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट होते हैं, डेल्टा स्टार, पाई स्टार, देन सिग्मा स्टार. ऐसा होता है ना. तो अगर मान लो हमारे पास जो 2 एटम्स हैं ए और बी, इनमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो आप कौन से ऑर्बिटल्स फिल करोगे, सिर्फ नीचे वाले सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स. तो होमो क्या हो जाएगा इसमें, सिग्मा, लुमो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड. अगर इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो आप पाई के इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, है ना. और अगर इसमें हमारे पास देखो डेल्टा बॉन्ड वैसे बहुत कम बनता है, तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये रहेगा. ठीक है, डेल्टा बॉन्ड सिर्फ कुछ कॉम्प्लेक्सेस में बनता है, वो भी जिसमें मेटल मेटल बॉन्ड फॉर्मेशन हो. हम तो यहाँ पे सिंपली ए और बी एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं. ठीक है, अब जैसे कार्बोनिल का कॉम्प्लेक्स है तो उसमें क्या है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब उसकी पाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, है ना. और नहीं, इसका होमो ये नहीं बनेगा. इसके बाद आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना. सिग्मा की एनर्जी सबसे कम, फिर पाई की होती है. ये सब आप जीओसी में भी पढ़ोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ठीक है, तो सबसे नीचे हमारे पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, देन पाई, देन नॉन बॉन्डिंग. तो ये हमारा होमो बन जाता है. ठीक है, जिसमें भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो वो हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है. तो इलेक्ट्रॉन हम ना ऐसा होता है कि जिसकी, अगर हमें किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने, तो वो कहाँ से डोनेट करता है, हमेशा अपनी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से. ठीक है, अगर मान लो किसी कोई ऐसी स्पीशीज है जिसके पास सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है, उसके पास पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और उसके पास लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, तो वो सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रॉन देगा किसी दूसरी स्पीशीज को, वो अपनी होमो से देगा, व्हिच इज इट्स नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप, तो इसने नॉन बॉन्डिंग से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी. जब भी ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट करने के टाइम पे वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होने चाहिए. अब ये एक्सेप्ट पाई स्टार में भी कर सकता है और ये एक्सेप्ट सिग्मा स्टार, क्योंकि दोनों वेकेंट है. बट इसमें एक्सेप्ट करता है, इसमें LUMO में. ठीक है, when any species has to donate electron, it will always donate from its highest occupied molecular orbital. ठीक है, मैं सब लिखवा दूंगी आपको. ठीक है, एक बार देख लो. And whenever it has to accept the electron, it will always accept in its lowest unoccupied molecular orbital. तो इससे हमें एक चीज क्लियर होगी, कार्बोनिल ने जब इलेक्ट्रॉन्स देने हैं वो हमेशा नॉन बॉन्डिंग से देगा, और जब उसे एक्सेप्ट करने हैं तो वो पाई स्टार से एक्सेप्ट करेगा. ठीक है, तो व्हाट हैपेंस कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यहाँ हमें पाई स्टार ऑर्बिटल पता है प्रेजेंट होगी, व्हिच इज एंटी बॉन्डिंग. और नेक्स्ट स्टेप में मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, कार्बोनिल लिगेंड के पाई स्टार में. जैसे हाइड्रोजन की सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स गए थे, उसका सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ था, है ना. ऐसे ही अगर कार्बोनिल के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, है ना. तो उससे क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड जो था, एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा ना, क्योंकि आप एक पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो. ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों ऑक्सीजन में शिफ्ट कर जाएंगे. तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो कि ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर था, अब उसमें डबल बॉन्ड रह गया. क्या ऑक्सीजन पे कोई चार्ज आएगा, नहीं, प्लस था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना. तो इस तरह से हमारे पास मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा भी है और पाई बॉन्डिंग भी प्रेजेंट है. क्लियर हुआ यहाँ तक सबको. अब यहाँ से किसी के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आया कि अमोनिया में बैक पाई बॉन्डिंग, इसको हम बैक पाई बॉन्डिंग बोल सकते हैं. व्हाई
व्हाई? बिकॉज सिग्मा लिगेंड, सिग्मा कैसे बना? लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन्स मेटल को दिए, तो देयर वाज सिग्मा। अब वापस से जा रहे हैं मेटल से, वापस इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं? लिगेंड की तरफ, तो वी कॉल इट एज अ बैक, एंड पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सो वी कॉल इट एज बैक पाई बॉन्डिंग। तो ऐसा कुछ अमोनिया में क्यों नहीं हुआ? डी ऑर्बिटल्स तो इसमें भी प्रेजेंट नहीं थे, कार्बन में और नाइट्रोजन में भी प्रेजेंट नहीं थे, है ना। यहाँ पे पाई स्टार है तो वहां पे भी तो एम्प्टी था ना, कुछ क्या था एम्प्टी वहां पे? हाँ, सिग्मा स्टार, है ना। अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है तो इसका पाई स्टार खाली था, वहां सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो उसका सिग्मा स्टार वेकेंट था, तो उसके सिग्मा स्टार पे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते। हो सकता है या नहीं? बताओ, हो ही सकता था ना, अगर वेकेंट, हमें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेकेंट चाहिए, पर वहां ऐसा क्यों नहीं होता? बिकॉज देखो यहाँ पे हमारे, हमने क्या बोला कि जब भी किसी ने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं वो लुमो में करता है ना। एंड लुमो में क्यों करता है? क्योंकि उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। उस, देखो जो हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमारे पास न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सी ऑर्बिटल होती है? 1s, उसके बाद 2s, then you have 2p, 3s and 3p। इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ पे होगा? मान लो मुझे 1s में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है या मुझे 2s में भी इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो सबसे ज्यादा आसान इलेक्ट्रॉन को ऐड करना कहाँ होगा? हाँ, नहीं, 1s। देखो जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो दूर की ऑर्बिटल से वो आसानी से रिमूव होता है, क्यों? क्योंकि वहां पे प्लस का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग नहीं है। पर जब आपको ऐड करना है इलेक्ट्रॉन्स, आप उस ऑर्बिटल में आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर पाओगे जो न्यूक्लियस के काफी पास है, ताकि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज में और इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शंस हो, क्योंकि अट्रैक्शंस होंगी तो सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी। दूर रखने से तो कोई फायदा ही नहीं होगा, प्लस और माइनस में इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होने वाली, सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो हम उस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन्स स्टेबलाइज हो सके विद द हेल्प ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 1s एंड 2s? 1s की एनर्जी कम है, 2s की एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करो जिसकी एनर्जी कम है, उसी में फिल होते हैं। हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर नहीं सकते हैं हम, ठीक है। तो दैट मींस इसकी, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन वापस से फिल कर रहे हो ना, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए। पाई स्टार की एनर्जी इतनी कम होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सके, पर सिग्मा स्टार की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, ठीक है। इस वजह से वहां इलेक्ट्रॉन्स फिल नहीं हो पाते। दैट इज द रीजन व्हाई सिग्मा स्टार कैन नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? अब ऐसे करो, पहले आपने सिर्फ मेटल और अमोनिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये वाला इधर ड्रॉ कर दे। कैसे ड्रॉ करोगे? मेटल का इधर से बॉन्ड जाएगा लिगेंड से मेटल, और फिर इसके पास लोन पेयर पर ही कहीं भी ट्रांसफर नहीं, ठीक है। पहले ये ड्रॉ करो। लिखो, अमोनिया हैज a lone pair on the ammonia has a lone pair on the nitrogen atom, which it can donate to the empty d orbital of transition metal, whereas it has a sigma star orbital, ब्रैकेट में लिखो empty that cannot accept electrons from metal,
due to its very high energy. Due to its very high energy. Hence only sigma bond formation. Hence only sigma bond formation occurs in between what? Metal and ammonia. Metal and ammonia. In the case, next paragraph से start करना, ठीक है? In the case of carbonyl as a ligand, in the case of carbonyl as a ligand, carbon has a lone pair of electron. Carbon has a lone pair of electron, which it can donate to metal. Which it can donate to metal. Which it can donate to metal, and also has a vacant pi star orbital. Vacant pi star orbital, ब्रैकेट में लिखो low lying energy orbital. low lying energy का मतलब क्या हो गया? जिसकी एनर्जी कम हो. low lying energy orbital that can easily accommodate electrons from transition metal. This results in pi bond formation along with the sigma bond. ठीक है? अब आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो. ठीक है? पहले ये ड्रॉ करना, फिर ये ड्रॉ करना. ठीक है? पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, फिर ये डायग्राम. कर दिया ड्रॉ? क्लियर हो रहा है? सबने कर लिया ड्रॉ? चलो नेक्स्ट लिखो. The sigma bond formation supplements the formation of pi bond. This type of bonding in between metal and ligand is called as synergistic bonding. And the phenomenon is called as synergism.
ठीक है, तो दिस इज सिनर्जिज्म इज अ टर्म जो किसके लिए होती है, मेटल और लिगेंड या कोई भी दो एटम्स के बीच में जब बैक पाई बॉन्डिंग हो रही होती है तो उसको हम बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड सप्लीमेंट कैसे करता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है जब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन्स देता है, उससे मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो वो वापस से इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड की तरफ डोनेट करता है। ठीक है, तो एक बार सिग्मा बॉन्ड बनने से क्या होता है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन और ज्यादा फीजिबल हो जाती है, उसको हम सिनर्जिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ एवरीवन? तो यहीं पे किसी को डाउट है कोई? क्लियर सबको? नेक्स्ट लिखो consequences of back pi bonding, consequences of back pi bonding in metal carbonyls, consequences of back pi bonding in metal carbonyls। सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग। डबल और ट्रिपल में से ट्रिपल बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग। तो देखो हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा इजी है। पहले क्या था, हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर था कुछ, जब सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना, ये था हमारे पास। तो इसमें मेटल और कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट था, सिर्फ सिंगल बॉन्ड, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देयर वाज अ ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ही बैक पाई बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, क्या होता है बैक पाई बॉन्डिंग का रिजल्ट, हमारे पास यहाँ पाई स्टार है, जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा, नंबर 1 पाई बॉन्ड विल ब्रेक। तो जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो हमने देखा मेटल और कार्बन में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड। तो हमारे पास मेटल और कार्बन का डबल हो जाएगा, इससे सिंगल से डबल हो गया, कार्बन ऑक्सीजन का ट्रिपल से डबल हो गया। तो क्या हम क्या ऐसे कह सकते हैं दैट ड्यू टू बैक पाई बॉन्डिंग मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक हो जाएगा। लिख लो इसको, due to back pi bonding metal carbon bond will become strong and carbon oxygen will become weak। प्लीज क्लियर हो रहा है? वैसे इसका पुराने किसी लेक्चर के साथ कनेक्शन नहीं है ना, वेट्स नॉमेनक्लेचर क्या था, हमने उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है इसका। अगर किसी लिगेंड में पाई स्टार नहीं है पर उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, जैसे कि फास्फोरस का बताया था ना अभी फॉस्फीन, तो उसकी भी ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ये भी मैं आपको बाद में लिखवा दूं। कर लिया? नेक्स्ट टॉपिक लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक पाई बॉन्डिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक पाई बॉन्डिंग in metal carbonyls, factors affecting back pi bonding in metal carbonyls। नंबर वन हम क्या पढ़ रहे हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो बैक पाई बॉन्डिंग को सपोर्ट करेंगे, मतलब जो बैक पाई बॉन्डिंग को बढ़ाएंगे, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बैक पाई बॉन्डिंग कम हो जाएगी। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या है, राइट डाउन, इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मेटल, effect of charge on metal। तो इसको पढ़ने से पहले हम सिंपल केस लेकर चलते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक साइड पे वाटर है, ठीक है, जिसके पास लोन पेयर्स 2 है, और दूसरा हमारे पास
हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इज दिस राइट? राइट और नॉट? यही होता है उसका स्ट्रक्चर, है ना। ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं। हाइड्रोनियम कैसे बनता है? जब ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर किसी H+ को डोनेट कर देगा, है ना, तो फिर इस ये लोन पेयर कहां चला गया? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन पे, वो यहाँ गया और बचा यहाँ पे एक लोन पेयर, ठीक है। अब अगर हम पूछें कि इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें, कौन सा ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है? यहाँ पे मान लो, अगेन वी स्टार्ट दिस वे, कि यहाँ पे एक ऐसा एटम प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, है ना। और दूसरी साइड पे कौन सा स्ट्रक्चर है? हाइड्रोनियम आयन। इस ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है, यस और नो? एंड दिस कैन आल्सो डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू H+, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। हमारे पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए किसी भी स्पीशीज पे, और उसकी ऑक्टेट पूरी होनी चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है आसानी से, ठीक है। तो अगर हमने देखना है कि स्पीशीज 1 को ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है या स्पीशीज 2, 1, रीजन उसमें पॉजिटिव चार्ज है ना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब सिस्टम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। तो जो इंसान खुद ही बहुत गरीब है वो किसी और को पैसे नहीं दे सकता ना। ये उसी तरह से इसमें क्या है? ऑक्सीजन के पास खुद के पास ही इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इट इज itself positively charged, so it will not donate electrons to any other species, है ना। जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जिसके पास पैसे हैं, तभी वो किसी और को डोनेट कर सकता है। तो यही हमने पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ चार्ज ऑन मेटल। अगर मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा, इट मींस इट इज इलेक्ट्रॉन रिच, इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू कार्बोनिल। हम मेटल और कार्बोनिल का सीन पढ़ रहे हैं ना, तो अगर वो नेगेटिवली चार्ज है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स रिच है, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे पाएगा। पर अगर वो खुद ही पॉजिटिवली चार्ज है, तो फिर वो कार्बोनिल को वापस से इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाए। क्लियर हो गया एवरीवन? लिखो, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज ऑन द मेटल, the size of d orbital, the size of d orbital increases due to interelectronic repulsions, due to interelectronic repulsions. Consequently the donor ability of metal increases, donor ability of metal increases, resulting in more tendency to back donate the electrons, resulting in more tendency to back donate the electrons. Okay, so we'll draw two cases. फर्स्ट केस हमारे पास क्या हो जाएगा? जिसमें मेटल के ऊपर नेगेटिवली चार्ज्ड है, ठीक है, वो क्या कर सकता है? आसानी से बैक डोनेट कर सकता है। दूसरे केस में हमारे पास वी हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन दी मेटल। तो एक चीज याद रखना, प्लस का मतलब ये नहीं होता इसके पास लोन पेयर नहीं है। हाइड्रोनियम आयन में भी लोन पेयर था, प्लस चार्ज के साथ था, है ना। तो प्लस का मतलब ये नहीं है कि लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे भी हमारे पास लोन पेयर होगा, बट विद द नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ सिग्मा बॉन्ड एंड देन हियर पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पाई बॉन्ड ऐसे नहीं बोलेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, बट हियर टेंडेंसी ऑफ बैक डोनेशन विल बी लेस and here tendency of back donation will be more, ठीक है। बैक डोनेट तो दोनों ही कर सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो दे तो सकता ही है ना। लिख लो, आगे से ऐसे लिखना, ठीक है, शॉर्ट में, बैक पाई बॉन्डिंग, ठीक है। एंड हियर इट विल बी yes.
डन। अब देखो हमने यहाँ से देखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। तो जैसे खुद सॉल्व करोगे आप, ओके। यू आर हैविंग बेसिकली 3 कॉम्प्लेक्सेस. One is manganese pentacarbonyl system. Chromium carbonyl complex and vanadium hexacarbonylate. ठीक है। आपने क्या बताना है कि ऑर्डर सेट करना है कि किसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें कम होगी किसमें ज्यादा, ठीक है। एक सेकंड। That's all. ऑनलाइन की सिर्फ क्या आएगा ऑर्डर, थर्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे पक्का। फर्स्ट की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी? क्या बोल रहे हो शुभम? मैम फर्स्ट की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं होगी? हाँ, ऐसे कैसे लगा दिया आपने ऑर्डर? आपने क्या लगाया था? फर्स्ट। देखो कैसे करोगे ये क्वेश्चन सॉल्व, सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं, अभी पढ़े ना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैक पाइप बॉन्डिंग। बैक पाइप बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो उससे क्या होगा, मेटल और कार्बन का बॉन्ड क्या लिखा था, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेटल कार्बन का बॉन्ड पहले सिग्मा था, बैक पाइप बॉन्डिंग से डबल हो गया है ना, और कार्बन ऑक्सीजन का पहले ट्रिपल था, बैक पाइप बॉन्डिंग से डबल, तो मेटल कार्बन बिकम स्ट्रॉन्ग, कार्बन ऑक्सीजन बिकम्स वीक, राइट। तो हमें पता है, फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग बैक पाइप बॉन्डिंग, जिसमें हमने देखा नेगेटिव चार्ज अगर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा, डाउन, जैसे जैसे आप आ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, मोर विल बी बैक पाइप बॉन्डिंग, है ना। और अगर बैक पाइप बॉन्डिंग ज्यादा होगी तो मेटल कार्बन का स्ट्रॉन्ग, कार्बन ऑक्सीजन का वीक होता जाए। ये क्या था ना हमने, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किसमें स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, 1 then 2 then 3। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? आप मुझे बताओ सबसे पहले बैक पाइप बॉन्डिंग समझ आया था? बैक पाइप बॉन्डिंग में मैंने जो बताया था कि अगर हमारे पास दो मेटल हैं, एक मेटल पे नेगेटिव चार्ज है,
वो कार्बन के साथ अटैच्ड है, ठीक है। और दूसरा मेटल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कार्बन के साथ। सिग्मा बॉन्ड तो दोनों में बनेगा। कौन सा मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है? नेगेटिव चार्ज वाला। तो इसमें कौन सा नेगेटिव चार्ज किस पे है? वेनेडियम पे, ठीक है। तो ये जितना ये दे सकता है और इसकी टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेट करने की, है ना। तो इसमें तो मालूम नहीं हो रही है, इसमें क्या होगा? जैसी पैक पाई बॉन्डिंग होगी यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ पे भी डबल, यही क्या था ना। और दूसरे केस में भी ऐसा हो सकता है, पर उस मेटल की टेंडेंसी जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी बहुत कम है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की। तो वो क्या करेगा? सिग्मा बॉन्ड तो था ही ना, थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स देगा तो हल्का सा पाई बॉन्ड बनेगा। पढ़ते हैं ना, बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ, इट इज नॉट फुल। तो यहाँ पे कंप्लीट डबल बॉन्ड, पर यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। तो कहाँ ज्यादा मेटल कार्बन स्ट्रॉन्ग होगा? जहाँ नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये नहीं दे सकता तो इसका तो ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा ही रहेगा, ये कन्वर्ट नहीं होगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर में, है ना। तो इसमें कार्बन ऑक्सीजन जिसमें प्लस था वहां बैक पाई बॉन्डिंग नहीं हो सकती, तो वो कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग। क्लियर हुआ? एक स्टेटमेंट लिखो, more is the negative charge on metal, more is the negative charge on metal, ऐसे लिखो, more is the negative charge on metal, more is the back pi bond, ठीक है। more is the back pi bonding, back pi bonding ज्यादा होगी तो मेटल कार्बन बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, है ना। और कार्बन ऑक्सीजन उतना ही वीक होता जाएगा। एंड दूसरा केस, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज, ये फ्री के मार्क्स है एग्जाम में, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। मोर इज द पॉजिटिव चार्ज और मेटल, क्या होगा? बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा या कम? हाँ, लेस विल बी दी बैक पाई बॉन्डिंग। बैक पाई बॉन्डिंग इज लेस तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा कार्बन को वापस, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर मेटल और कार्बन के बीच में नहीं बन पाएगा, है ना। इट विल बी वीक, मेटल कार्बन बॉन्ड विल बी वीक एंड कार्बन ऑक्सीजन विल रिमेन स्ट्रॉन्ग। मैम आपने जो हमें क्वेश्चन दिया था, आपने उसमें पूछा था ना कि कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेंथ निकालनी है। हाँ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब कार्बन ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग है या वीक है। मैम जेड़ा से बॉन्ड ऑर्डर जैसे मतलब ना ऐसे अपोजिट लगाया सी 3 to 1 और बॉन्डिंग मैम फिर इंक्रीज डिक्रीजिंग ऑर्डर से पता नहीं लग गया ना अपन स्ट्रेंथ वीक करनी है या स्ट्रॉन्ग। एक मिनट, आप ये नोट कर लिया? सबने नोट कर लिया? ये देखो, हमारे पास पहला क्या था? मैंगनीज का, नहीं मैंगनीज का था ना, इस पे नेगेटिव चार्ज था, पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा न्यूट्रल था, क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल, उसके बाद हमारे पास वेनेडियम, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि चार्ज क्या है, मैंगनीज के ऊपर चार्ज क्या है। चलो हम मेटल लिख देते हैं, ये वाला मेटल प्लस में है, इस मेटल पे कोई चार्ज ही नहीं है, और ये वाला मेटल नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। पहले केस में हमारे पास कार्बोनिल, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा। दूसरे केस में भी कार्बोनिल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, इसमें भी सिग्मा बॉन्ड। ये चीज कॉमन है कि एक बॉन्ड मेटल और कार्बन का हर केस में बनेगा ही बनेगा, है ना। इस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के पास भी लोन पेयर है, न्यूट्रल वाले के पास भी लोन पेयर है, नेगेटिवली चार्ज के पास भी लोन पेयर है, ठीक है। तो हर कोई बैक बॉन्डिंग दे सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है, दिस इज न्यूट्रल। जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, चाहे इसके पास लोन पेयर है पर इसकी टेंडेंसी पाई बॉन्डिंग की, सुप्री देखो यहाँ पे, इसकी टेंडेंसी, ये वापस के पास इलेक्ट्रॉन्स है, ये वापस
दे सकता है, ठीक है। लोन पेयर तो है ना इसके पास, पर प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इसकी टेंडेंसी कम हुई, तो कम इलेक्ट्रॉन, मैंने इसको डॉट की तरह शो कर दिया, ठीक है। इसमें हमारे पास लोन पेयर है तो ये डोनेट कर सकता है, पाई बॉन्ड बनेगा और ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर सकता है, तो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ, डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो इससे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लगा लो कि यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं बन पा रहा, तो अगर यहाँ पे हमारे पास, इसका मतलब क्या है, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स गए या नहीं गए, थोड़े से ही गए, नहीं गए ना पूरे, तो इसका मतलब इसकी पाई स्टार में वेकेंटी है एक तरह से, उसमें इलेक्ट्रॉन, तो इसका पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा, इसका पाई बॉन्ड रहेगा यहीं पे। दूसरे केस में क्या हुआ, इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स गए बट बहुत ज्यादा नहीं गए, ये हुआ, तो इसका, उसकी वजह से इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, करेगा थोड़ा सा तो करेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा तो रही है ना वहां पे, यहाँ पाई बॉन्ड बन पा रहा है, तो हम कहेंगे कि इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट है बट वीक हो जाएगा, क्लियर है। लास्ट वाले केस में नेगेटिव चार्ज का मतलब उसकी टेंडेंसी सबको सबसे ज्यादा पैसे दे सकता है, ये सबसे ज्यादा रिच है, सबसे ज्यादा पैसे दे पाएगा डोनेशन के टाइम पे, राइट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है कार्बन को, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और इसके पाई स्टार में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो जब पाई स्टार पूरा भर जाएगा तो उसका पाई बॉन्ड ब्रेक ही हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, 3 की बजाय 2 शो कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमने देखना है कहाँ मेटल कार्बन स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, तो नाउ व्हेन यू आर मूविंग डाउन, ये सिर्फ इस पोर्शन पे फोकस करो, क्या हो रहा है यहाँ पे, सिग्मा, यहाँ पाई बॉन्ड सिग्मा हर केस में है, यहाँ पे पाई बॉन्ड हम कह सकते हैं बना ही नहीं है, और यहाँ बना, और यहाँ पे भी बना पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो इस केस में मेटल कार्बन बॉन्ड इज मैक्सिमम स्ट्रॉन्ग, है ना। तो व्हेन यू आर मूविंग डाउन, व्हाट इज हैपनिंग, मेटल कार्बन बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, इन अदर वर्ड्स व्हाट वी कैन से कि इसकी मेटल कार्बन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, सुप्रीत इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, हाँ ठीक है ना, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग का मतलब स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। और ऐसे ही अगर हम कार्बन ऑक्सीजन पे फोकस करें, ये पूरा ट्रिपल बॉन्ड था क्योंकि इसकी पाई स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं आया, इसका डबल बॉन्ड जो था, ट्रिपल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक करना शुरू हो चुका है और इस केस में वो कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा, तो ये ट्रिपल है, ये पार्शियल ट्रिपल है और ये डबल, कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, triple bond is more stronger, right? So when you're moving down, what is happening? Carbon oxygen bond कैसा हो रहा है? Weak, है ना? Weak होता जा रहा है. In other words, what we can say that carbon oxygen की bond strength क्या हो रही है? Decrease हो रही है. तो क्वेश्चन क्या था? आपको ऑर्डर लगाना है इसका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ का. सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ 1, then 2, then क्लियर हो गया? बच्चा सबको क्लियर है? ठीक है, तो आपने इतना ज्यादा जैसे ना, मतलब एग्जाम में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपको बस एक चीज याद करनी है, सीक्वेंस में नेगेटिव चार्ज मतलब बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा, बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा तो मतलब मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, कार्बन ऑक्सीजन वीक, दैट्स इट। एक ट्रेंड याद रखो, बाकी सब सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है सबको? अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में मुझे बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड किस में होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड थर्ड में, है ना, और बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थर्ड में। जैसे मान लो हम ऐसे पढ़ते हैं ना फॉर्मूला स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, फिजिकल में आप ऐसे पढ़ोगे, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, जैसे एक ये यहाँ पे मेटल है, ये आपका कार्बन, ठीक है, बॉन्ड्स जो है दे आर नॉट स्टेबल, दे कीप ऑन वाइब्रेटिंग, बॉन्ड्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं ना, कितनी फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट होते हैं वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट क्या बताता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये लिखो बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो we have metal carbon and we have carbon oxygen and they will surely specify you
कि विच मेटल कार्बन, मतलब वो मेटल कार्बन बॉन्ड पूछ रहे हैं या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पूछ रहे हैं, ठीक है। मैम मुझे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछी थी, अभी स्ट्रेचिंग डिफरेंस का वीक ही हो। हाँ मतलब जो अगर कार्बन ऑक्सीजन, जैसे ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। जो सा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ, जो सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है ना। जो स्ट्रॉन्ग उसकी बॉन्ड लेंथ कम, जो वीक उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। क्लियर है। आपने दो ये लिख लो यहाँ पे, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। So now I want everyone to answer, okay? Strongest metal carbon bond किसमें है? वेनेडियम के केस में, है ना। और शॉर्टेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड शॉर्टेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड का मतलब बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड लेंथ कम तो मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी बात की थी मैंने? मेटल कार्बन की। सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें है? वेनेडियम। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड भी वेनेडियम का था कार्बन के साथ, और बॉन्ड लेंथ भी उसी की सबसे कम थी। साथ साथ में लिख लूं, स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड थर्ड, शॉर्टेस्ट मेटल कार्बन बॉन्ड भी थर्ड, ठीक है। वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड weakest carbon oxygen bond is also in third. Strongest carbon oxygen bond first. Largest metal carbon bond आप बताओ किसमें होगा? लार्जेस्ट क्यों होगा उसमें? उसमें पॉजिटिवली चार्ज है तो वो बैक बाई बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, तो उसका मेटल कार्बन वीक हो जाएगा। वीक है तो लॉन्ग, लार्ज विल बी द बॉन्ड लेंथ, है ना। तो फर्स्ट क्लियर है सबको ना। अभी भी अगर कहीं पे डाउट है, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन यही चलेंगे, प्रैक्टिस इसी क्वेश्चंस पे होगी, अगर कहीं पे डाउट है तो आप पूछ लो। एक लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कार्बोनिल, स्टेबिलिटी ऑफ metal carbonyls is directly proportional to bond strength of metal carbon। और ये ट्रू भी होना चाहिए, है ना। अब देखो आपके पास एक मेटल है, साथ में कार्बोनिल लिगेंड, अभी तो इनमें कोई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट। अगर हम इनका कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, मान लो हमने एक क्रोमियम के साथ 6 कार्बोनिल लिगेंड अटैच करके क्या बनाना चाहते हैं? क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। तो क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल का मतलब क्रोमियम के साथ अब आपके पास 6 लिगेंड्स इस तरह से अटैच्ड है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स स्टेबल का मतलब क्या होता है? कि आसानी से ब्रेक ना करे। अगर ये वाले बॉन्ड वीक होंगे, क्रोमियम और कार्बन के बॉन्ड वीक होने का मतलब आप इनको आसानी से ब्रेक कर सकते हो। आसानी से ब्रेक हो जाएंगे तो क्या कॉम्प्लेक्स रहेगा? कॉम्प्लेक्स बचेगा ही नहीं। तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग या स्टेबल तभी होगा जब उसका मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड है वो
स्ट्रॉन्ग, है ना। अगर इनमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया फिर तो ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को ब्रेक करना और भी ज्यादा मुश्किल है ऑब्वियसली, क्योंकि आपको दो बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ रहे हैं, है ना। तो जो उसकी स्टेबिलिटी है इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल कार्बोनेट, है ना। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, इसको सॉल्व करो। You have three complexes. Which complex will be more stable? या stability का order लगाओ। मैम स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है स्टेबल, हाँ जी, स्टेबल कौन है वो कंपाउंड? हाँ, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा सबसे ज्यादा वीक। See, everything will just depend on one factor, that is back by bonding. It is less or it is more. तो जब आप सॉल्व करते हो ना, तो आप एक एक पॉइंट साथ साथ में लिखा करो, धीरे धीरे आप माइंड में ही सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो आप बताओ कि टॉप से बॉटम आते आते क्या हो रहा है, बैक बाय बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो बैक बाय बॉन्डिंग ज्यादा, ठीक है। बैक बाय बॉन्डिंग ज्यादा होगी, फिर लिखो उसके बाद क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंस मेटल कार्बन स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन वीक होता जाएगा, है ना। अब हमने क्या पूछा था, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। तो अगर हमारा मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ नीचे आते आते इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी भी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विल इंक्रीज। मैक्सिमम स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, थर्ड, देन टू, देन वन। क्लियर सबको। सुप्रीत डाउट है, लास्ट वाला पॉइंट ये जो ऐसा है ना कि आपका स्ट्रेंथ मैंने बताया था ना किस पे डिपेंड करती है, अभी डायग्राम ड्रॉ किया था क्रोमियम कार्बोनेट का। तो ये मेटल और कार्बोनेट, जितना इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ठीक है। जितना मेटल का और लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना कॉम्प्लेक्स स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यही बोला ना कि जैसे जैसे आप इधर आ रहे हो नीचे वाली डायरेक्शन में, तो मेटल और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। क्लियर है ना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, which of the following carbonyl, which of the following carbonyl is more basic in nature, which of the following metal carbonyl या carbonyl is more basic। चलो अभी हमारे पास क्वेश्चन है, again you have a metal bonded with carbonyl having a negative charge and the other metal is positively charged bonded with carbonyl। हमें क्या बताना है, बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो बेस का क्या काम होता है, H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करना, H प्लस पे अटैक करना, है ना। तो कोई अच्छे से बेस की एग्जांपल दो मुझे, बेस बताओ कोई। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, टर्ड ब्यूटाइल ऑक्साइड और अमोनिया बेस है। अमोनिया भी बेस है ना, अमोनियम आयंस दे आर, अमोनिया इज गुड बेस। हाइड्रोक्साइड बेस ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे क्या होता है आपके पास OH, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, विद अ नेगेटिव चार्ज, इट विल अटैक ऑन H पॉजिटिव। ऐसे हमारे पास अमोनिया है। अगर मुझे कंपेयर करना हो कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा,
बेस का क्या काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को, सॉरी, बेस का काम होता है H प्लस को एक्सट्रैक्ट करना, है ना, या H प्लस पे अटैक करना। वो तभी अटैक करेगा जब वो उसको इलेक्ट्रॉन्स देगा, यही होता है ना अटैक, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इसके पास जाएंगे। तो बेस का काम क्या हो गया, इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ गुड बेस इज व्हाट, व्हिच इज इलेक्ट्रॉन डोनर और एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन डोनर किसको डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, H पॉजिटिव को। तो अच्छा बेस वो होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स H प्लस को डोनेट करे, है ना। तो आपके अकॉर्डिंग हाइड्रोक्साइड अच्छा बेस है या अमोनिया अच्छा बेस है, हाइड्रोक्साइड। व्हाई, बिकॉज इट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, है ना। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच चीज होगी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगी, अगर वो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगी, है ना। तो अब इस लिख लो इसको पहले। A good base is the one, a good base is the one which can easily donate electrons, which can easily donate electrons to the metal, which can easily donate electrons to the metal. Okay. तो अब हमने किसकी बात करनी है, मेटल कार्बोनेट्स की। तो मेटल कार्बोनेट्स में बैक पाई बॉन्डिंग होती है ना। ऑक्सीजन में यहाँ पे भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन में यहाँ पे भी लोन पेयर प्रेजेंट है। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, बैक पाई बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा। तो इससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज था ना पहले, बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाएगा सिस्टम में, नाउ दिस ऑक्सीजन विल बिकम न्यूट्रल। यही होगा ना, पहले प्लस में होता है बाद में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। दूसरे केस में दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे बैक डोनेशन कम है, काफी कम है, तो हम इसको ऐसे ही रखने दे सकते हैं, ठीक है। या हम अगर ये वीक हो रहा है, सॉरी अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब ये ब्रेक हो रहा है, पर कंप्लीटली ब्रेक तो अभी भी नहीं हुआ, है ना। अब इसने H प्लस पे अटैक करना है और इसने भी H पॉजिटिव पे अटैक करना है। इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, कौन सा आसानी से डोनेट कर पाएगा, फर्स्ट, है ना। तो हमारे पास इसका हम इस तरह से ऑर्डर लगा सकते हैं, the basicity of that carbonyl will be more, जिसमें बैक पाई बॉन्डिंग ज्यादा हो, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया। आपका नाम क्या था, हाँ अनु। आपको क्या क्लियर, ड्रॉ कर लिया, देखो। More is the back pipe bonding. More is the back pipe bonding. More will be the basicity of. More is the back pipe bonding. More will be the basicity of carbonyl. More will be the basicity of carbonyl. Now, next, I'm going to draw two types of carbonyls. One is the terminal carbonyl. Okay. टर्मिनल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, टर्मिनल कार्बोनिल्स बताओ क्या होता है,
हाँ, जो एक ही मेटल के साथ अटैच। ब्रिज्ड कार्बोनिल्स क्या होते हैं? Those which are attached with टू और मोर देन टू मेटल्स, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनल कार्बोनिल हमने ड्रॉ किया है, और अगर हम इसको दो मेटल्स के साथ अटैच कर दे तो क्या होगा उससे? ये मेटल, दिस इज आल्सो मेटल, बोथ ऑफ देम दे आर हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल्स। कार्बन के पास लोन पेयर है, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ जाएगी, दोनों बॉन्ड्स कौन से बन रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड, है ना। और हमारे पास क्या है? इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ये क्या करेगा? पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स देगा इसके। यस और नो? दोनों साइड से हम एक ही चीज कर रहे हैं। जो यहाँ पे टर्मिनल में एक साइड से हो रही थी, वही चीज ब्रिजिंग में दो मेटल के होने की वजह से दोनों साइड से हुई, है ना। तो यहाँ से ये भी इसके क्या करेगा? पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स डोनेट। इस केस में पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जा रहे हैं या इस केस में ज्यादा जा रहे हैं? सेकेंड वाले केस में, है ना, क्योंकि उसको दोनों साइड से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, यहाँ से सिर्फ एक साइड से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो जब पाई स्टार फिल हो जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक। जितने ज्यादा पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उतना ज्यादा पाई बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन का क्या होता जाएगा? वीक। और मेटल और कार्बन का क्या होता जाएगा? स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो बैक पाई बॉन्डिंग, पहले इतना ड्रॉ करो। This is your bridged carbon. कर दिया ड्रॉ? कल आपके फिजिकल की क्लास होगी 10 to 2 होती है, 9:30 to 2। चलो इसमें लिखो बैक पाई बॉन्डिंग, उसके कंपैरिजन में कम है। यस और नो? बैक पाई बॉन्डिंग इज लेस, तो उसकी वजह से हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होता रहेगा? मेटल कार्बन स्ट्रॉन्ग, मेट कार्बन ऑक्सीजन वीक, है ना। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल बिकम सॉरी स्ट्रॉन्ग। कार्बन बैक पाई बॉन्डिंग कम हो रही है तो उसका पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा ना कार्बन ऑक्सीजन वाले का, ठीक है, तो इट विल बिकम स्ट्रॉन्ग। इस केस में बैक पाई बॉन्डिंग इज मोर, सो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल बिकम वीक, ठीक है ना। तो ब्रिज्ड कार्बोनिल्स और टर्मिनल कार्बोनिल्स में क्या डिफरेंस आएगा? टर्मिनल कार्बन का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और ब्रिज्ड कार्बोनिल्स का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीक, ठीक है। स्ट्रक्चर दो। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट कार्बोनिल एंड दिस इज योर सेकंड कार्बोनिल। आपने बताना है बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ 1 और 2 में कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। बेसिसिटी एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। And third will be the Lewis acidity.
ल्यूइस एसिडिटी अगर नहीं हुआ सॉल्व तो कोई बात नहीं, पर आपसे पहले दोनों क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। मैम दिख नहीं रहा, कैमरा लग गया। क्या हुआ? क्या सॉल्व? बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? फर्स्ट। गुड। बेसिसिटी ऑफ फर्स्ट विल बी मोर। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा किसकी होगी? सेकंड। गुड, है ना? सेकंड। और लुईस एसिडिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ लुईस एसिड? इट इज द वन व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। लुईस बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। H+ के क्या थी यहाँ पे? जब हमने ऐसे किया कि OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है H+ को, है ना? तो हमने क्या बोला? ये क्या है? बेस। ये क्या है? एसिड। तो इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ लुईस बेस एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ लुईस एसिड। तो एसिड का काम क्या होता है? लुईस एसिड इज द वन व्हिच विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है? क्लियर हुआ? अब इनमें दो कार्बोनिल्स को अगर मैं देखूं, कौन सा कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन रिच है? देखो, हाँ सही है। अगर मान लो मेरे पास कोई स्पीशीज है ए पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये बाहर एक्सटर्नल स्पीशीज है जो कि कैसे बिहेव कर रही है? एज अ लुईस बेस। लुईस बेस का काम क्या होगा? लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन्स देना। तो इस कार्बोनिल को दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं ना, दोनों साइड से बैक पाई बॉन्डिंग हो रही है उसमें, है ना? इसमें तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं हुई, तो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। जब उसको दोनों साइड से पहली, अगर कोई इंसान पहले से ही रिच है तो उसको नहीं जरूरत ना इलेक्ट्रॉन्स की, है ना? उसको इस साइड से भी मिल रहे हैं, उसको इस साइड से भी मिल रहे हैं, तो बाहर से एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है ना? यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? मोर इज द बैक पाई बॉन्डिंग, मोर इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके ऊपर? ऑन कार्बोनिल, लेसर इज इट्स लुईस एसिडिटी। Okay, lesser is its Lewis acidity. So Lewis acid कौन सी strong हो जाएगी? Second will be more strong. यहाँ पे lesser is the Lewis acidity, right? ऑनलाइन स्टूडेंट्स डाउट है कहीं पे आपको? ये वाला क्लियर हो गया सबको? अर्शदीप क्लियर है आपको? सिमरन, शुभम क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो today we'll do up till here and I'm ending the class, okay? If you have any doubts, आराधना आपको क्लियर हो गया था? ये आप सब क्लास लगा के छोड़ तो नहीं देते हो? ऑनलाइन अटेंड करते हो कभी? तो रिकॉर्ड